नमस्कार साथियों, दृष्टि आईएएस की प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज पीटी स्पेशल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास की सिंधु घाटी सभ्यता खंड से कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हमने अपने पहले सेशन में प्राचीन इतिहास के प्रागैतिहासिक काल और इतिहास के स्रोतों के बारे में कुछ प्रश्नों को देखा था। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के सबसे समीप है? आपको बताना है कि कोटदीजी सबसे पास किसके है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा। तो आपका ऑप्शन बी ठीक रहेगा, इसमें मोहनजोदड़ो के सबसे पास है। हड़प्पा स्थल कोटदीजी जो है ये स्थल ये पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है और इसके जो उत्खनन करता थे वो फजल अहमद खां थे। ठीक है, और जो बाकी स्थल हमारे बचते हैं उनको देख लेते हैं एक बार। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में ही स्थित है। मोंटगोमरी जिला है वहाँ हड़प्पा अवस्थित है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो को हमने देखा, और लोथल जो है वो गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद जिले में सरगवाला ग्राम के समीप भोगवा नदी के तट पर ये अवस्थित है। और जो कालीबंगा है वो घग्गर नदी के किनारे राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है, वहाँ पर अवस्थित है। तो कोटदीजी जो है वो सबसे करीब मोहनजोदड़ो के पड़ेगा। चलिए दूसरा प्रश्न हमारा है, सूची 1 और सूची 2 को आपने कूट का सही प्रयोग करते हुए मिलान करना है। इसका ऑप्शंस आपके हैं, धौलावीरा जो कि हड़प्पा स्थल है और उसके आधुनिक नाम आपको बताने हैं कि वो अब कहाँ पर अवस्थित है और अब उनको किस नाम से जाना जाता है। तो धौलावीरा, राखीगढ़ी, भेड़ाना, भोगवा, और जो आधुनिक नाम होंगे उनके वो सौराष्ट्र, हिसार, कादरी टापू और हरियाणा। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा किसके समीप है। तो ऑप्शन इसमें से आपको सी सही मिलान रहेगा। आप मिलाइए, पहला 3 से मिलाएंगे आप, धौलावीरा जो कादरी टापू उसका आधुनिक नाम है, और ऑप्शन बी जो होगा उसको हम 2 से मिलाएंगे, राखीगढ़ी हिसार में अवस्थित है। भेड़ाना जो है वो हरियाणा में होगा और भोगवा सौराष्ट्र में। तो ये उनके आधुनिक नाम है, ये उनके पुराने नाम है। इस प्रकार जो बाकी अन्य स्थल भी बचते हैं उनको भी आपने देखना है कि पुराने स्थलों के नए नाम कौन से कर दिए गए हैं। धौलावीरा जो है वो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित कादिर द्वीप है। धौलावीरा में हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र खेल का मैदान है, ये आपको याद रखना है। जो एकमात्र खेल का मैदान मिला है वो धौलावीरा से मिला है। इस प्रकार के जो फैक्ट्स हैं वो कई बार आपके काम के रहते हैं। फिर राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। मई 2022 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसको एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया जिनको नष्ट होने का खतरा है। राखीगढ़ी एंडेंजर्ड है, ये आपको याद रखना है। एक एक इनके बारे में फैक्ट आपको याद रखना है। और सबसे प्राचीनतम हड़प्पाकालीन सभ्यता का जो स्थल होगा वो भिराना, जिसे भिरडाना भी कहा जाता है, वो होगा। ठीक है, और भोगवा आपको बता दिया कि सौराष्ट्र में स्थित है। आगे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला आपका ऑप्शन होगा, यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही। हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। दूसरा, इसमें दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि को प्रथम उपयोग का संकेत है, यानी कि पहली बार दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि यहां पर आपको मिलती है। तीसरा, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप से लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है, यानी कि लोहा यहां प्रयोग किया जाता था, ये आपको बताना है। और इसके बाद है, इसमें मूर्ति बनाने की कला की एक माध्यम के रूप में पत्थर का सबसे आरंभिक प्रयोग ज्ञात होता है। तो देखिए ये कॉन्ट्राडिक्टरी एक दूसरे के स्टेटमेंट्स आपको बताना है, या तो पत्थर प्रयोग होगा या लोहा प्रयोग होगा। तो हड़प्पा काल में लोहा प्रयोग हुआ था, ये भी आप जानते हैं। नगरीय जीवन क्षेत्र में आप इस प्रकार का प्रयोग उचित नहीं समझते हैं और ज्यादा लोहे का प्रयोग किया जाता था। पहला प्रमाण वहां पर मिलता है, विकसित नगरीय सभ्यता थी। इसकी लिपि की बात करें तो ये पिक्टोग्राफिक थी, ये तो आप जानते हैं, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। और जो ये पद्धति है इसके लिखे जाने की, इसको बूस्ट्रोफेडन कहते थे, ये आप जरूर याद रखिएगा, इसको बूस्ट्रोफेडन कहा जाता था। इसके अलावा जो कांसे की मूर्ति देखी होगी आपने नर्तकी की, वो सबसे श्रेष्ठ नमूना है। तो आप मान सकते हैं कि वो जो नर्तकी की मूर्ति है उससे अगर आप कुछ हिंट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन 3। यहाँ पर मूर्ति बनाने की कला का प्रयोग भी मिलता है और संस्कृति हालांकि कांस्य युग की थी, लेकिन लोह के प्रमाण भी यहाँ पर मिलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो 3 ऑप्शंस आपके पास हैं। पहला, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। और तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो कूट है 1 2, केवल 2, 1 2 3 या नन ऑफ द अबव। तो केवल 2 स्टेटमेंट इसमें से
ठीक है, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। इसके अलावा जो सभ्यता है वो इतनी प्राचीन है जहाँ से देवी देवताओं की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। इनमें मृण मूर्तियां भी हैं, धातु की मूर्तियां भी हैं। हालांकि जो ये सभ्यता है सैंधव सभ्यता, उसमें सुरकोटड़ा एक जगह है जिसमें घोड़े के साक्ष्य मिले हैं और रथ का प्रमाण दैमाबाद में मिला है। तो ये आपको याद रखना है, ये दो जगहें खास हैं हमारे लिए। एक तो दैमाबाद हो जाती है और दूसरी सुरकोटड़ा, ये जगह है, यहाँ पर रथ के प्रमाण आपको मिलते हैं। इसके अलावा इनका प्रयोग युद्ध हेतु किया जाता था, ये भी, इसके भी साक्ष्य नहीं मिले हैं हमें। इस प्रकार विशाल भवनों के साक्ष्य मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल जैसी जगहों पर हमें मिलते हैं। लेकिन मंदिर न होकर सभा भवन, अन्नगार, भंडागार, इस प्रकार के प्रयोग हमें देखने को मिलते हैं विशाल भवनों के जो है। इसलिए ये कहा नहीं जा सकता पुष्ट तौर पर कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर और युद्ध में घोड़ों और रथों का प्रयोग प्रमाणित नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार केवल ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। इसके अलावा धार्मिक दृष्टिकोण उनका देखें तो इहलोकवादी थे, व्यवहारिक थे और जो प्राकृतिक प्रतीक थे उनकी पूजा करते थे। इसमें मातृदेवी हुई, पुरुष देवता हुए, लिंग योनि हुई, वृक्ष प्रतीक है, पशु आदि इत्यादि इस प्रकार के प्रतीक हमें पाए जाते हैं। तो खुदाई में मंदिर और पूजा स्थल का साक्ष्य नहीं मिला है, पूजा स्थल का साक्ष्य नहीं हमें मिला है, ये बात आपको याद रखनी है। पशुओं की बात करें तो हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा, घड़ियाल, इनके चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अपने आप में अभाव है। घोड़े का चित्र हमें नहीं मिलता है। तो जब तक हमारे पास साक्ष्य नहीं होंगे तब तक हम किसी स्टेटमेंट को सही नहीं मान सकते। पूजा हाँ करते थे, मंदिर अब वो थे नहीं थे, अन्नगार थे, सभागार थे, जो भी रहे होंगे वो हमें ज्ञात नहीं है, वो अनुमान का एक प्रश्न है। तो इसलिए हम अनुमान के आधार पर किसी भी स्टेटमेंट को सही नहीं मान सकते। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में आपको विचार करना है, कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई है। पहली स्टेटमेंट है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी और इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित तो था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। और उसके बाद उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। इसमें हमने अभी अभी बात की है, इसी प्रश्न की, पिछले अपने जो प्रश्न था उसमें इसकी बात की है। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ये हमने देखा कि काफी व्यावहारिक लोग थे और व्यावहारिक होने के साथ साथ इहलोकवादी थे। ठीक है, तो इहलोकवाद के साथ साथ व्यावहारिक और वर्चस्ववादी नहीं था धर्म। धार्मिक मान्यताएं इतना ज्यादा नहीं थी उस समाज में, वो इहलोकवादी ज्यादा थे। कपास से भी परिचित थे वो लोग, बिल्कुल परिचित थे। हड़प्पा का एक स्थल है मेहरगढ़, तो आप याद रखिएगा, मेहरगढ़ में हमें कपास के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये साक्ष्य बताता है कि इस काल में कपास की खेती भी की जाती रही होगी और खेती से जो कपास मिल निकलती होगी उससे कपड़े भी जरूर बनाए जाते होंगे। ये हमारे पास साक्ष्य है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से आपको असत्य कथन बताना है। तो पहला है, इस काल में खेती के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, हमने देखा। इस काल में संपूर्ण सिंचाई नहरों से की जाती थी। मोहनजोदड़ो में बुने हुए सूती वस्त्र के टुकड़े का अवशेष मिला है। इस संस्कृति में नगर निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो 4 स्टेटमेंट हमने देखे। चौथा हमारा जो है, नगर पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, असत्य नहीं है, असत्य देखना है हमें। फिर सूती कपड़े का अवशेष हमने देखा, कपास का अवशेष हमें मिला है, तो ये भी ठीक हो जाता है, सूती कपड़े बनाए जाते थे, नो डाउट। इसके बाद पहला देखेंगे तो हल का प्रयोग किया जाता था। हमने अपने पहले प्रश्न में ही देखा कि हल का प्रयोग होता था। तो एकमात्र जो बचता है वो संपूर्ण सिंचाई नहरों से। अब जो संपूर्ण शब्द है उस पर आपको गौर करना है। हालांकि पानी के निकास की कुछ व्यवस्थाएं देखी गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि संपूर्ण सिंचाई नहरों से की जाती है। इसका हमें कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो लकड़ी के हलों का प्रयोग किया जाता था, ये भी याद रहे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अब यहाँ पर कोई लोहा लगा देता तो वो गलत हो जाता, क्योंकि लकड़ी के हलों का प्रयोग किया जाता था। और राजस्थान की एक जगह है कालीबंगा, हमने अभी अभी देखा, तो कालीबंगा में जोते हुए खेत के निशान हमें मिले हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जुते हुए खेत होने की वजह से वो हल से ही कार्य किया गया होगा, और वो भी लकड़ी के हल से। ठीक है, आगे चलिए। फिर हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, एक बार फिर से आपको असत्य खोजना है। यह संस्कृति मात्र सत्तात्मक नहीं थी। इस प्रकार के स्टेटमेंट्स पर आप गौर करिएगा। उसके बाद, इस संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला जानवर यूनिकॉर्न था। सिंधु प्रदेश में टेराकोटा यानी कि आग में पकी हुई मिट्टी जो होती है उसकी मूर्तिकाएं फिगरिन कहलाती थी, ये भी आपको बताना है। और इस संस्कृति में सोना चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता था। तो हमारा जो असत्य कथन होगा, देखिए बाकी सारे कथन सही है। ठीक है, बाकी सारे कथन सही हैं और ये कथन भी सही होगा क्योंकि मात्र सत्तात्मक संस्कृति थी।
तो जो ये नहीं लगाने के कारण ये कथन असत्य हो गया है और ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। मात्र सत्तात्मक संस्कृति ये थी और बाकी सारे जो स्टेटमेंट्स है, यूनिकॉर्न हो, मूर्तिकाएं हो, फिगरिन हो या फिर सोना चांदी के आभूषणों का प्रयोग हो, ये हमारे सारे स्टेटमेंट्स सही है। इसके बाद जो ये कहा जाता है कुबड़ वाला सांड भी महत्वपूर्ण था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यूनिकॉर्न को इसमें माना जाता था इस संस्कृति के अंदर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला होगा, मोहरों पर वृषभ का रेखांकन तथा प्राप्त मूर्तियों से पता चला है कि हड़प्पा निवासी खेत जोतने के लिए ये बैल होगा, यहाँ पर बैलों का प्रयोग करते थे। दूसरा, लोथल से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप की प्राप्ति हुई है। हमने देखा कि कहां पर प्राप्ति हुई है, तो ये स्टेटमेंट तो आपको वैसे ही पता होगा। पुरातत्वविदों को कालीबंगन में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए, ये स्टेटमेंट हमने देखा अभी पीछे थोड़ी देर पहले देखा हमने कि कालीबंगा में प्राप्त हुए हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा तो ये हमने अभी अभी देखा कि लोथल में मिट्टी से बने हल की प्रतिरूप जो है कहां से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो मोहरों पर वृषभ का रेखांकन है और मूर्तियों से पता चला कि वो खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे, ये बात भी एकदम सही है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लोथल से मिट्टी के हल बने हुए प्राप्त नहीं हुए हैं। देखिए, हमने अभी बात की थी कहां से प्राप्त हुए हैं, यहां पर हमने बात की थी कालीबंगा से ये प्राप्त हुए हैं, जहां पर लकड़ी का हल प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसलिए 1 और 3 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बनवाली और चोलिस्तान के कई क्षेत्रों से हल और भी प्राप्त हुए हैं, इसमें कालीबंगा सिर्फ नहीं है, इसमें बनवाली है और चेलिस्तान है। तो ये 2 जगहें भी जहां से ये प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कालीबंगन से आपको जानते ही हैं कि खेतों के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के, और बाकी जो अलग अलग रेखाएं हैं इस प्रकार से काटते हुए प्राप्त हुए, तो उन्हें लगा कि ये जुते हुए खेत हो सकते हैं। चलिए आगे, मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला होगा, मेसोपोटामिया के लेखों से दिलमुन, मगान तथा मेलुहा के आपसी संपर्कों की जानकारी मिलती है। दूसरा, यह मेलुहा से प्राप्त कॉर्निलियन, जाणवर्द मणि तथा तांबा, सोना और विविध प्रकार की लकड़ियों के विषय में जानकारी देता है। मोर को हाजा पक्षी नाम से जाना जाता है और मिस्र को नाविकों का देश कहा जाता है। तो इसमें हमारा केवल ऑप्शन 4 गलत होगा। अगर आप ध्यान से थोड़ा सा इसको रीड करेंगे तो मेसोपोटामिया के लेख जो है उनमें मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। ठीक है, मेलुहा यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग होंगे उसको नाविकों का देश कहा गया, और ये 3 भी ठीक है, हाजा पक्षी के नाम से वर्णित किया गया है। जो मेलुहा के विषय में जो मेसोपोटामियाई मिथक है आप जानते होंगे, उसमें लिखा है कि तुम्हारा पक्षी हाजा हो, उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे। तो मानना है ऐसा जो जिन्होंने खोजा है कि मोर को ही हाजा पक्षी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मोर बहुत संख्या में पाए जाते थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा ठीक होगा, केवल 4 गलत है, ये मेलुहा हो जाएगा। चलिए, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? एस.एन. रॉय, जॉन मार्शल, स्टुअर्ट पिगट या डी.डी. कौशाम्बी? तो ऑप्शन ए हमारा सही है, एस.एन. रॉय की किताब है, उन्होंने द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी लिखी है और बहुत महत्वपूर्ण काम किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे में। तो आज के हमारे पीटी रिवीजन सीरीज में इतना ही। आपसे अगले वीडियो में एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नए प्रश्नों के साथ प्राचीन इतिहास के। हमारी ये सीरीज चलती रहेगी। हमारे इस सीरीज के अन्य वीडियोस भी आप जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।